हेलो, यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 आपने बोला है। बड़ा धमाकेदार सवाल है ये, है ना, अति अद्भुत मेहनत करने वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ का बुक का? शिवलाल बुक का सवाल है। बहुत उत्तम क्वेश्चन है। तांबा, भैया इसमें जानकारी दी गई है तांबे का परमाणु द्रव्यमान 63.5 है, ओके, और घनत्व जो है 8.9 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। लो भैया, द्रव्यमान कितना है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान को स्मॉल m बोला जाता है, दैट इज इक्वल टू 63.5। देखो भैया, अगर आप परमाणु द्रव्यमान आपको दिया गया है, जनरली परमाणु द्रव्यमान लिया जाता है AMU में। किस में लिया जाता है? AMU। मगर आप उसी को यदि ग्राम में वो बात करते हो, ग्राम में, अगर उसी को ग्राम में लिख दो तो वो बन जाता है मोलर द्रव्यमान। क्या बन जाता है? मतलब एक मोल का द्रव्यमान, एक मोल का द्रव्यमान। समझ में आया? तो भैया अगर आप इसको, इस परमाणु भार दिया गया इतना है परमाणु भार, तो इसका जो मोलर द्रव्यमान होगा, मोलर द्रव्यमान बराबर कितना? 63.5 ग्राम। समझ में आया ना? 63.5 ग्राम। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भाई अब आप कहोगे एक परमाणु सर इतना भारी है, 50 ग्राम का बांट इतना बड़ा होता है? होता है नहीं होता? 50 ग्राम का बांट देखे हो? हाँ या ना? जीरा लेने जाते होगे 50 ग्राम 100 ग्राम, तो 50 ग्राम का बांट वो छोटा वाला आया करता वजन। अब बोलोगे सर एक तांबा इतना भारी है, 63.5 ग्राम का है। नहीं भैया, 63.5 ग्राम का एक तांबा नहीं है, तांबा का एक मोल है। क्या है? एक मोल। समझ गए? क्या है? एक मोल है। और एक मोल में कितने अणु होते हैं, परमाणु होते हैं? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अगर आप तांबा तत्व की बात करें, प्योर तांबे तत्व की बात करें, तो तांबे तत्व में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु हुआ करते हैं। उस परमाणु 10 की पावर 23 यार देखो तो कितना बड़ा है, अरबों का अरबों। हाँ या ना? उस परमाणु का द्रव्यमान होगा 63.5 ग्राम। एक तांबे परमाणु का नहीं है। नहीं, एक तांबा परमाणु की तो गोली मार दे तो मर जाए आदमी। क्यों भैया? एक परमाणु की गोली मार दोगे 63.5 ग्राम का, गोली भी बहुत बड़ी गोली आ जाएगी। 63.5 ग्राम की गोली मायने रखती है। इतने की होती होगी? 10 ग्राम 20 ग्राम की गोली छोटी वाली होती होगी, है ना भैया? ये तो बहुत बढ़िया बारूद को गोला बन जाएगा ये तो। चलो, बारूद नहीं है चलो भैया, तो तांबा परमाणु द्रव्यमान 63.5 और घनत्व दिया गया भैया, घनत्व देख लो। घनत्व बराबर 8.9 इंटू 10 की पावर 3, घंटी बजी खतरे की, किलोग्राम है, सावधान हो जाइए, मीटर क्यूब। कि तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर है। भैया एक ये आपके पास कुल मिलाकर के ये इस व्यवस्था का एक तार है आपके पास, तांबे का तार है, और इसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल दिया गया है ए अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर। ये इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल दिया गया है, और उसमें धारा बह रही है कितने की? ये प्लस लगा होगा, ये माइनस लगा होगा, तो धारा की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव। I बराबर कितने की बह रही है? 1.5 एम्पियर की धारा बह रही है। चलो भैया, बहुत बढ़िया। यदि तार में प्रति परमाणु एक मुक्त इलेक्ट्रॉन माना न जाए, यदि तार में प्रति परमाणु एक मुक्त इलेक्ट्रॉन माना जाए, मतलब जितने परमाणु हैं उतने इलेक्ट्रॉन हैं। देखो ये लाइन पकड़ो, प्रति परमाणु एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, मतलब एक परमाणु के लिए कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं? एक इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया? एक परमाणु के लिए एक इलेक्ट्रॉन है। तो भैया जब एक परमाणु के लिए एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो इतने द्रव्यमान में आप ज्ञात कर लो। जब एक परमाणु के लिए एक इलेक्ट्रॉन है तो 10 परमाणु होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 50 होंगे तो कितने होंगे? 2 करोड़ अगर परमाणु होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मतलब पहला काम है हमें कुल इलेक्ट्रॉन पता करना, कुल इलेक्ट्रॉन पता करना। अब इसके बाद कह रहा तो बताइए फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या है? मतलब कुल मिलाकर के हमें क्या निकालना है? VD। क्या निकालना है? VD। और अपन जानते हैं VD का फॉर्मूला होता है स्मॉल e कैपिटल E टाउ अपॉन कितना? M। स्मॉल e कैपिटल E टाउ अपॉन M। होता है कि नहीं होता?
मगर भैया यहाँ विद्युत क्षेत्र पता नहीं है, कुछ पता नहीं है तो भूल जाओ। धारा पता है तो दूसरा फॉर्मूला होता है I बराबर NE/AVD। बोलो हाँ। तो VD बराबर यूज होगा I/NE/A। बोलो ऊपर वाला लगेगा कि नीचे वाला? नीचे वाला, क्योंकि जानकारी इसके पदों में है, ऊपर वाले में हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब आया समझ में? ऊपर वाला नहीं लगेगा मिश्रा जी, क्योंकि ऊपर वाले में हमको न विद्युत क्षेत्र पता है न श्रांति काल पता है। बोलो बेटा हाँ या ना? मगर नीचे वाले में सारी जानकारी पता है। चलिए अब क्या है भैया, अब हमको निकालना है प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। समझ में आया? प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो भैया हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि इसका जो है, इसके अंदर प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें निकालना पड़ेगा कि इसके अंदर कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इसके अंदर कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? समझ में आया जी? इसके अंदर कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आप देखिए, आपके पास जो है आपके पास दिया हुआ क्या है कि आपके पास सवाल में कहा गया है कि तांबा जिसका परमाणु द्रव्यमान 63.5 है और घनत्व जो है वो है 8.9 इंटू 10 की पावर 3। 8.9 इंटू 10 की पावर 3। तो अब लिखिए, तार के प्रति घन मीटर में, तार के प्रति घन मीटर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यस, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताना है कि तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला डायरेक्टली होता है, लिखो अवोगाद्रो नंबर Na, अवोगाद्रो नंबर Na गुणे घनत्व बटे परमाणु द्रव्यमान। ठीक है ना? परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना? अवोगाद्रो नंबर Na गुणे घनत्व बटे परमाणु द्रव्यमान। ये फॉर्मूला या तो याद कर लो, और अगर बनाने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। बनाने की कोशिश करोगे तो थोड़ा वक्त लग जाएगा। कैसे समझो भैया, यहां देखो, ये है इसका मोलर द्रव्यमान। बोलो हाँ या ना? ये इसका मोलर द्रव्यमान है। मोलर द्रव्यमान में 63.5 ग्राम है। मोलर द्रव्यमान में कितने ग्राम है? 63.5 ग्राम है, ठीक है ना? तो 63.5 ग्राम में कितने परमाणु? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। भाई मोलर द्रव्यमान में अपने पास में है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इतने परमाणु हमारे पास आ रहे हैं इसके मोलर द्रव्यमान में, ठीक है ना? तो प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको यदि आप पूरा का पूरा ओपन कर लो, परमाणु बटे द्रव्यमान, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व इज इक्वल्स टू द्रव्यमान बटे आयतन। इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं, मैनुअल तरीके से। तो 1 ग्राम, देखो भाई 63.5 ग्राम में परमाणुओं की संख्या इतनी है, और जितने परमाणु होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन हैं। कह दिया है कि नहीं कह दिया है? जितने परमाणु हैं उतने क्या हैं? इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आपका जो मोलर द्रव्यमान 63.5 ग्राम है, जिसमें इतने परमाणु हैं, तो आपके पास इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। बोलो होंगे कि नहीं होंगे? इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो इतने इलेक्ट्रॉनों को हम क्या बोल सकते हैं बेटा? Na। क्या बोल सकते हैं? Na। बोलो यस, आया समझ में कि नहीं आया? बोलो भाई क्लियर है कि नहीं है? यस। तो लॉजिकली क्या हुआ भाई, अपने पास में देखो, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें क्या निकालना है? प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब n/v। बोला था कि नहीं बोला था?
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रति एकांक आयतन, एन है, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भैया, इसके एक मोल दिया है, बोलो हाँ, एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 बटे आयतन। अब आयतन कैसे निकलेगा, देखो भैया सब लोग जानते हो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे क्या, आयतन। तो आयतन ऊपर लेके आओ, तो आयतन बराबर द्रव्यमान अपॉन कितना, घनत्व। द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना दिया है द्रव्यमान बोलो, 63.5, मगर भाई साहब हाँ ठीक है चलो चल जाएगा, ये है 63.5 है ना, 63.5। इन लोगों ने एक चालाकी कर दी है, यहाँ पर इन लोगों ने 63.5 को ग्राम या किलोग्राम में नहीं लिखा है, कोई बात नहीं अपन बाद में देख लेंगे। ये हो गया 63.5 मोलर द्रव्यमान, इन लोगों ने 63.5 लिखा नहीं है, अभी बताता हूँ चलो ठीक है। अपॉन क्या भैया, घनत्व है ना, घनत्व कितना है 8.9 इंटू 10⁻3, 8.9 इंटू 10⁻3, 8.9 इंटू 10⁻3, समझ में आया? 8 हाँ ला रहा हूँ 8.9 इंटू 10⁻3, ये पलटी मार करके सबसे ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा बोलो, 8.9 इंटू 10⁻3, क्लियर है। अब ये जो ग्राम है अपन को किस में बदलना है, किलोग्राम में, क्योंकि ये जो घनत्व है ये किस में, किलोग्राम में है, तो हमें इसको भी किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का क्या देना पड़ेगा, भाग, बोलो हाँ या ना। ये 1000 पलटी मार करके ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 10⁻3 ऊपर बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बनेगा, हाँ जी। तो ये देख लीजिए अब बिल्कुल सही शॉर्ट अपनी व्यवस्था जम चुकी है। तो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 8.9, 10⁻3 और 3 बोलो कितना हो गया 6, और नीचे कितना 63.5, समझ में आ गया 63.5। इतना आपका आएगा जो भी है सॉल्व करने पर, कितना आ रहा है भाई साहब 8.4 इंटू 10⁻26, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रति एकांक आयतन। क्या लिखेंगे, इकाई क्या होगी, इतने इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब, बोलो भैया, क्योंकि आयतन की इकाई क्या होती है, मीटर क्यूब। हाँ भैया समझ में आया इतना कि नहीं आया, ये अपने पास क्या आ गया n, ये n अपॉन वी आ गया, क्या आ गया n अपॉन वी। रेदर मैं इसको n अपॉन वी नहीं बोलूंगा बच्चों, मैं n निकाल रहा हूं प्रति एकांक आयतन में, इसको ऐसा लिख लो बेटा n अपॉन वी, क्योंकि हम ये n निकाल रहे हैं। इस n का मतलब है प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो टोटल इलेक्ट्रॉन बटे क्या आयतन, तो हमने क्या निकाल लिया स्मॉल n। अरे ध्यान यहाँ दो यार, कहाँ देख रहे हो, क्या आ गया ये प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है, वीडी, क्या निकालना है वीडी। चलिए यहाँ थोड़ी जगह है इसमें सॉल्व कर लेते हैं। तो वीडी बराबर बोलो I अपॉन एन ई, आई कितने एम्पियर दी गई है 1.5, n प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल गई ना, यही 8.4 इंटू 10⁻26 है ना, E वही 1.6 हाँ -19, A क्षेत्रफल कितना दिया है -7, 10⁻⁷ बेटा सॉल्व कर लो इसको, सारा कुछ SI में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर आ रहा है 1.1 इंटू 10⁻⁻3, क्या है VD मतलब मीटर पर सेकेंड, नोट कर लीजिए 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर प्रति सेकेंड, ये इसका वेग आ रहा है। देखो भैया मिश्रा जी क्या समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है, एक बार मैच कर लो उससे, एक बार देख लो उससे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन मोल कंसेप्ट वाला, मूल अवधारणा को मिला करके वाला आपके बोर्ड्स में नहीं आता है, बट जेई मेन में आता है, समझ गए ना। इसमें मोल लगा हुआ है, केमिस्ट्री मिली हुई है इसमें, ठीक है। बस कंसेप्ट ये है कि 63.5, इनको यहाँ पे ग्राम और लिखना चाहिए, वहाँ पे ग्राम लिख लो बेटा, 63.5 ग्राम दिया होना चाहिए कि इतने ग्राम में उपलब्ध है। चलिए आज की क्लास का मुख्य टॉपिक लिखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत पर ओम का नियम स्थापित करो। मुक्त इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत पर ओम का नियम स्थापित कीजिए।
मुक्त इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत पर ओम का नियम स्थापित करना। तो कल अपन ने पढ़ा था ओम का नियम होता क्या है, आज अपन ओम का नियम व्युत्पन्न करेंगे, ओम का नियम डिराइव करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत पे। तो ये मान लीजिए भाई साहब, ये आपके पास कोई चालक है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है a और चालक की लंबाई है कितनी भैया, स्मॉल l ले लो लंबाई, है ना। चालक की लंबाई है l और इसके अंदर ये देखो क्या भरे हैं, दनादन इलेक्ट्रॉन, खूब ढेरों इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है ना। यस, जैसे ही आप बैटरी लगाओगे, एक प्लस और एक माइनस, जैसे ही आप बैटरी लगाओगे, V विभवांतर आपने लगाया तो तुरंत इसमें प्लस से माइनस दिशा में करंट भी फ्लो होगी और साथ ही साथ इस दिशा में एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, प्लस से लेके माइनस। बोलो होगी कि नहीं होगी, यस। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी और ये लोग गतिमान हो जाएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये गमन करने लगेंगे एक औसत वेग से, उस वेग को बोलते हैं हम अनुगमन वेग। बोलो भाई आ गया समझ में, इतना तो सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और एक बात, मैंने ये माना कि प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो यहाँ पे n क्या है, n है प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आप इसको ये भी मान सकते हैं कि n बराबर कैपिटल N बटे V। कैपिटल N मतलब कुल इलेक्ट्रॉन और V मतलब कुल आयतन, है ना। तो अगर V आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, ऐसा समझो कैसे बने, अब V आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, उसी को अपन ने नाम दे दिया क्या इसका, स्मॉल n का, स्मॉल n का। समझ में आया। तो यहाँ से आपके लॉजिक, हालांकि आपको मिलेगा कहीं नहीं, मगर इसमें आपके लॉजिक यहाँ पे ये मिल जाएंगे कि कुल इलेक्ट्रॉन बराबर प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणे कितना, V। अगर कुल इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो आपको n में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आयतन का, V का। चलिए भैया ये हो गया एक बात। विद्युत क्षेत्र लगा दिया। अब विद्युत क्षेत्र, क्योंकि आपने यहाँ पे विभव V लगाया है, तो विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना बनेगा, V अपॉन L। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, विद्युत क्षेत्र जो E बनेगा वो आपके पास बनेगा V बाई L, ठीक है ना। यस, ये आपके पास विद्युत क्षेत्र बन गया। अब हम जानते हैं E इक्वल टू V बाई L, हमने इसके पहले अनुगमन वेग का फॉर्मूला निकाल रखा है ना। अनुगमन वेग का फॉर्मूला होता है VD, बोलो E कैपिटल E टाउ अपॉन कितना M, ये होता है अनुगमन वेग का फॉर्मूला, E कैपिटल E टाउ अपॉन M। ये कैपिटल इसका फॉर्मूला होता है VD। देखो सारा कंसिडरेशन आपको लिखना है कि माना ये तार है, ये है, वो है, धारा लगाई, विभवांतर लगाई, विद्युत क्षेत्र बन गया, है ना। प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, तो E बराबर इतना हो गया। बोलो ठीक है। अब आ जाओ भाई काम की बात पे। हम जानते हैं हमारे पास है रिलेशन, तथा I क्या पढ़ा है भैया, धारा I बराबर होता है NEAVD। हमने जो धारा पढ़ी है वो पढ़ी है हमने I बराबर NEAVD, पढ़ी कि नहीं पढ़ी, चलो भाई सब बहुत बढ़िया बात है। सो I इक्वल टू N की जगह N, E की जगह E, A की जगह E, बेटा VD की वैल्यू क्या होती है, E टाउ अपॉन M, स्मॉल E कैपिटल E टाउ श्रांति काल अपॉन कितना M। तो I बराबर हो गया N, E की जगह क्या बेटा E स्क्वायर, यहाँ पे टाउ अपॉन M, है ना, और क्या है E भी तो है ना E, और बाहर कितना A। बोलो यस और नो। अच्छा ये बताओ E बराबर V बाई L है कि नहीं है कि नहीं है, E बराबर क्या V बाई L। तो मैं यहाँ पे E की जगह V बाई L लिख दूँ, I इज इक्वल टू, बोलो NE स्क्वायर टाउ अपॉन M इंटू L इंटू कितना V इंटू कितना A, ठीक है ना। ये इसको एक काम करो, A अंदर कर लो और V यहाँ कर दो। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। अब एक काम करो, इस पूरी पार्टी को इधर लिखो, I को उस तरफ लिखो। तो पूरी पार्टी को आपने पलट करके लिखा, V यानी विभवांतर, आयतन नहीं है भैया, ये क्या विभवांतर है, क्या ये विभवांतर V, क्योंकि यहाँ से आ गया था विभवांतर, विद्युत क्षेत्र था,
विद्युत क्षेत्र याद करो, ई बराबर अपन ने पुट कर दिया v अपॉन कितना l, ठीक है ना। चलो तो v बराबर एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन कितना m इंटू कितना l, क्लियर। और साथ में क्या a मल्टीप्लाइड बाई कितना, ना 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 ना, अरे ये तो इसके मल्टीप्लाई में था, हाँ ठीक है, ये इसके मल्टीप्लाई में था ना, इक्वल टू कितना बेटा i, इक्वल टू कितना i, यस और नो। तो v इक्वल्स टू, ये पूरा का पूरा इधर भेज दो, ये पूरा इधर का इधर भेज दो, तो एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ और यहाँ पर कितना a इंटू कितना हो गया बोलो i हो गया, बोलो हाँ या ना। इसको कोई रिलेशन दे दो a, हाँ या ना, क्लियर हो गया। इसको कोई रिलेशन आपने दे दिया a, समझ में आ गया। अब v अपॉन आई जो होता है, देखो ध्यान से तुलना करो, v इज इक्वल टू आर आई होता है, v इक्वल टू कितना होता है आर आई। इसको आप जो है यहां पर m l, देखो m l n ई स्क्वायर टाउ और क्या a, m द्रव्यमान, बोलो हाँ, फिक्स है कि बढ़ेगा, फिक्स है। लंबाई n, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, श्रांति काल, तापमान परिवर्तन ना कर दो श्रांति काल भी बढ़े घटेगा नहीं, और क्षेत्रफल, मतलब सारा का सारा फिक्स है, इसलिए ये एक नियतांक बनता है क्या r, समझ में आया। तो v बराबर क्या आ गया, यही ओम का नियम है कि नहीं है, यही ओम का नियम है। लो भैया ओम का नियम व्युत्पन्न हो चुका है ना। तो भैया यही ओम का नियम है, इसी को v अपॉन आर आई बोलते हैं, या ज़्यादातर इसको v अपॉन आई इज इक्वल टू आर भी लिख लो आप, कि आपकी कुछ किताबों में ये v अपॉन आई को नीचे ले आकर के लिख दिया है r, तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात बराबर है, ओम का नियम। चलो छाप लो जल्दी से इसको एक बार। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए इससे जुड़ी हुई कुछ एक्स्ट्रा बात, यहां पर R की वैल्यू आपके पास क्या आई है, R इक्वल्स टू आया आपके पास प्रतिरोध जो होता है, मतलब प्रतिरोध का शुद्ध मान बिल्कुल एकदम क्लियर कट, बराबर कितना आया एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ और कितना भैया a, मतलब प्रतिरोध इन चीज़ों पर निर्भर कर रहा है। देखो द्रव्यमान पर इलेक्ट्रॉन का, वो तो फिक्स है यार, बदलना है नहीं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी क्या है फिक्स है, हाँ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा कम होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो प्रतिरोध क्या होगा कम होगा। दूसरा टाउ पर डिपेंड कर रहा है, तो अगर तापमान बढ़ा दोगे, तापमान क्या कर दोगे बढ़ा दोगे, तो शांति काल क्या हो जाएगा कम, शांति काल कम हो जाएगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। इन दोनों के बारे में L और A के बारे में तो आप जानते ही हो, R प्रोपोर्शनल टू L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, समानुपाती लंबाई की और व्युत्क्रमानुपाती क्षेत्रफल की, बोलो हाँ या ना। तो भैया जरा देखो दर्शन करो इसके, R इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ L अपॉन A, बोलो हाँ, होता है कि नहीं होता, यस, इसको नंबर 1 दे दो, हाँ या ना। अब ये भी एक नियतांक है, क्या है ये नियतांक है, मगर किंतु परंतु हमने पढ़ रखा है, बट हमने पढ़ रखा है R इक्वल टू रो L अपॉन A होता है कि नहीं होता, कल पढ़ाया था ना। तो यदि तुलना की जाए तो रो की वैल्यू किसके इक्वल आ गई m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, हाँ या ना। तो भैया रो का भी मान आ चुका है, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं उसी को, कल बताया था उसी को प्रतिरोधकता बोलते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध कह लो या प्रतिरोधकता कह लो, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, बोलो आ गया समझ में। ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता का मान। चमत्कार की बात क्या है, अगर आप तापमान बढ़ाएंगे तो श्रांति काल क्या होगा कम होगा, तो प्रतिरोधकता भी क्या होगी बढ़ेगी, समझ में आया। तो जिस तरीके से तापमान बढ़ाने के साथ प्रतिरोध बढ़ता है, उसी तरीके से तापमान बढ़ाने के साथ साथ प्रतिरोधकता भी बढ़ती है, क्योंकि तापमान बढ़ाओगे तो श्रांति काल क्या होगा कम। आप लोग बार बार इसको तापमान समझ लेते हो, मैं समझता हूँ,
बार बार आपकी सुई जो ना इस पे तापमान पे आके टिक जाती है। अब बोलोगे यार ये बढ़ेगा तो ये तो घटना चाहिए। अरे भैया वो तापमान नहीं है, वो टाऊ है, वो श्रांति काल है। तो तापमान अगर बढ़ाओगे तो श्रांति काल कम होगा ना, टकराने का समय, और टकराने का समय ये अल्टीमेटली कम हुआ तो ये क्या हो गया, बढ़ गया, हाँ या ना। तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप है, नोट करिए इसको। ये हो गया रेजिस्टेंस हो गई, प्रतिरोधकता हो गई, सब कुछ आपके सामने आ गया है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, इसी को प्रतिरोधकता कहते हैं। चलिए लिखिए, चालक के प्रतिरोध का तापमान के साथ परिवर्तन बताइए। चालक के प्रतिरोध का तापमान के साथ परिवर्तन बताइए। मैंने क्या बताया आपको कि तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होता है? अरे बोलो, बढ़ता है ना। तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध भी बढ़ता है और प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। अब दोनों का परिवर्तन दिखलाते हैं कि भैया तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध कैसे बढ़ेगा। चलो भाई ठीक है। बच्चों मान लो ये आपके पास में कोई चालक है, ये कोई चालक है, ठीक है। मैं साथ साथ ग्राफ भी बनाते जाता हूँ मज़ेदार तरीके से। ये है तापमान, ये क्या है बेटा? शुरू में तापमान कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने डिग्री सेंटीग्रेड? वही जिस पे बर्फ जम जाती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ तो प्रतिरोध होगा। कितना प्रतिरोध होगा? R0। क्या बोल देते हैं? R0 या R0, जो बोलना हो बोल दो। ये इतना प्रतिरोध है भाई। 0 डिग्री तापमान है, इसका मतलब प्रतिरोध 0 थोड़ा ना हो गया होगा। 0 डिग्री तापमान पे कुछ प्रतिरोध रहा होगा। बोलो हाँ। अब भैया आपने अब आग लगाई और तापमान बढ़ाना इसका शुरू किया, समझ गए ना। तो देखिए कुछ समय के बाद जब तापमान बढ़ करके 0 से आके 25 आ गया, 30 आ गया, फॉर एनी वैल्यू T आ गया। क्या आ गया? T डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तापमान। तो जो नया वाला तापमान आएगा वो कितना होगा? नया वाला तापमान कुछ बदल करके आएगा। बोलो हाँ। तो आप कहोगे R एट T डिग्री सेंटीग्रेड, यानी RT बराबर जो पुराना था भैया, घर से तुम रिश्तेदारों के यहाँ लेके चले, घर से चले, घर से 50 रुपये डाल करके चले कि भैया खर्चा पानी रहे, वापस तो आ जाएं, हाँ या ना। तो भैया शुरुआत से ही थोड़ा सा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना प्रतिरोध था? R0, हाँ या ना। उसके बाद आपका कुछ मिल गया वहाँ, खर्चा पानी मिल गई, विदाई मिल गई, हाँ या ना। तो शुरू से लेके कुछ चले और साथ में जैसे जैसे तापमान बढ़ता गया अतिरिक्त डेल्टा R मिल गया। अब वो डेल्टा R समझो भाई साहब, उस डेल्टा R की क्या कहानी है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ वो डेल्टा R की कहानी। डेल्टा R की कहानी ये है, बोलो हाँ। बड़े आदमी होगे तो घर से ज़्यादा पैसा लेके चलोगे, बोलो हाँ। 500 का लेके जाओगे, हाँ या ना। ATM लेके जाओगे, है ना, ATM लेके जाओगे। तो भैया डेल्टा R मतलब प्रतिरोध में जो बढ़ोतरी होगी, जो कमी होगी, वो डिपेंड करती है कि आप घर से कितना पैसा लेके चले हो, क्या वजनदारी लेके आओ। बैलगाड़ी में बैठ के आओगे, 50 रुपये का टीका होके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ है ना। कार लेके आओगे तो बोले रिश्तेदार बड़ी मेहनत कर गया, 2000 का डीजल फूंक के आए हैं, कम से कम इतना तो दो इनको, कपड़ा पड़ा की मज़ा आए, हाँ या ना। नहीं अगली बार आवे ही ना करेंगे, बोलो हाँ या ना। मतलब प्रतिरोध में परिवर्तन जो हुआ है वो डिपेंड करता है कि आपके पुराने कर्म कैसे हैं, मतलब R0, हाँ या ना। प्रारंभिक प्रतिरोध पर डिपेंड करता है। जैसे याद करो 11वीं क्लास में मैंने पढ़ाया था कि लंबाई में परिवर्तन जो होता है डेल्टा L, वो किसके समांतर होता है? L0 के, प्रारंभिक लंबाई के, हाँ या ना। दूसरा, प्रतिरोध में परिवर्तन इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने तापमान कितना बढ़ाया है। जब तापमान वहाँ ज़्यादा बढ़ाते थे तो लंबाई ज़्यादा बढ़ती थी, याद है, और तापमान कम बढ़ाते थे लंबाई कम। तो यहाँ भी अगर तापमान ज़्यादा बढ़ाओगे तो डेल्टा R प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, तापमान में परिवर्तन। आई बात समझ में ना। चलो दोनों को मर्ज कर दो तो डेल्टा R इज प्रोपोर्शनल टू दोनों, नंबर 1 और नंबर
2 को मिला दिया, डेल्टा आर प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल्टा टी। आर प्रोपोर्शनल गायब करो, प्रोपोर्शनल गायब करोगे तो एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट। याद करो पिछले साल कांस्टेंट आता था, 3 कांस्टेंट पढ़े थे, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा और आयतन प्रसार गुणांक गामा। ये प्रश्न भी आया था भयंकर वाला, है ना, अल्फा बीटा गामा में संबंध स्थापित करो। तो वैसे ही यहाँ पर भी अब गायब करना है इस कांस्टेंट, इस प्रोपोर्शनल को, तो समानुपातिक नियतांक गायब होगा तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। नहीं, गामा नहीं बोलते बेटा यहाँ, तो डेल्टा आर बराबर नाम ही है भैया इसका अल्फा। क्या नाम है? तो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इसको हमेशा पीछे लगा देता हूँ। कहाँ लगा देता हूँ? पीछे। ये लीजिए भाई साहब, तो R0 बराबर डेल्टा आर, लंबाई में मतलब प्रतिरोध में परिवर्तन बराबर R0 अल्फा डेल्टा टी। समझ में आया कि नहीं आया? और टी स्मॉल रखना भैया क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड का मामला है। R0 प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? R0 अल्फा डेल्टा टी। आ गया समझ में? शुद्ध प्रतिरोध प्लस प्रतिरोध में परिवर्तन। तो इस देखिए, अब तापमान के साथ कितनी पावर में है? 1 पावर में है। कितनी पावर में है? 1 पावर। डेल्टा टी की पावर कितनी है? 1। और नहीं दिख रही तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिखा देते हैं आपको। RT बराबर R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा टी, मतलब तापमान में परिवर्तन। फाइनल तापमान कितना है और आरंभिक तापमान कितना था? तो अंतिम माइनस प्रारंभिक यानी T माइनस 0 बराबर T ही तो होगा, हाँ या ना? इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब शुद्ध बेसिक आपका 0 हो तब कोई परिवर्तन वाली बात नहीं है। समझ में आया? तो यहां पर रेफरेंस आपका 0 है तो जिंदगी के मजे हैं भाई साहब। RT बराबर R0 प्लस R0 अल्फा कितना? T। आया समझ में ना? तो इसलिए यहां से लीनियर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यहां पर तापमान जो है वह पावर 1 में है। पावर कितने में है? 1 में है। बोलो आई बात समझ में ना? तापमान जो है पावर 1 में है। क्लियर कि नॉट क्लियर? बोलो भैया। ग्राफ का क्या दिक्कत है भैया? प्रारंभिक तापमान जिस समय 0 डिग्री सेंटीग्रेड थी, घर से पैसा लेके चले थे कि नहीं चले थे? बोलो हाँ चले थे ना। कितना पैसा लेके चले थे? R0, हाँ या ना? अब जैसे जैसे तापमान बढ़ता गया वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ता गया कि नहीं बढ़ता गया? किस रूप में बढ़ता गया? T की पावर 1 मतलब रेखीय रूप। पढ़े थे ना, x और y की पावर 1 रेखीय समीकरण, जिनके घातांक 1 होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रेखीय समीकरण। 10वीं क्लास में खूब पोतो यार तुमने यार, लंबाई रेखा नहीं निपट गए कोरोना में, कछु नहीं भस्म हो गई का सब। आओ नहीं बनाए कहूँ ग्राफ, जय हो तुम्हारी। हाँ, काय को नीचे गिरेगा भाई साहब? तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ रहा कि घट रहा है? तो बढ़ने की चीज ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? बताओ। रेखीय के ग्राफ है नहीं बनाया, का हुई है? बिना स्केल के इंजीनियर, जय सिया राम। चलो, RT डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ रहा भाई साहब। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बढ़ेगा क्योंकि प्लस लगा हुआ है। बोलो आ गया समझ में? तो RT बराबर और ज़्यादा अच्छा, R0 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T। ये बन गया आपका प्रतिरोध का परिवर्तन। काय के साथ? बहुत बढ़िया। समय नहीं है, तापमान है। तापमान है भाई, समय। हर T का मतलब समय नहीं होता, T का मतलब यहाँ पर तापमान है, वो भी डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गया? हाँ, यहाँ पर अल्फा कहलाता है उस धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक। क्या कहलाता है? प्रतिरोध ताप गुणांक। तो भैया अल्फा बड़ी सेंसिटिव चीज है, यही कहलाता है प्रतिरोध ताप गुणांक। अल्फा कहलाता है प्रतिरोध ताप गुणांक। अब खुद बताओ मेरे को भैया। हाँ भाई ठाकुर साहब बताइए, अल्फा अगर ज्यादा होगा तो प्रतिरोध ज्यादा निकल करके आएगा कि कम निकल करके आएगा? हाँ बिल्कुल सही बात है भैया, अल्फा ज्यादा होगा तो ये जो परिवर्तन हो रहा है ये ज्यादा बढ़ के आएगा। तो प्रतिरोध ताप गुणांक ज्यादा होगा तो इसलिए जो बाद में प्रतिरोध निकलेगा समय तापमान T के बाद वो ज्यादा आएगा। और अगर अल्फा अगर कम होगा तो जो फाइनल प्रतिरोध बनेगा वो बहुत कम बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर अल्फा ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा और अगर अल्फा कम होगा तो प्रतिरोध कम होगा। कोई दिक्कत? तो ये आपको अल्फा के बारे में पता चल गया। अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है। और एक और बड़ी विशेष बात है, सोचो अगर अल्फा नेगेटिव होगा, लगा लो इस बार दिमाग, अगर अल्फा ऋणात्मक हुआ, माइनस में हुआ,
तो ताप बढ़ाने पे क्या हाल होगा? हाँ, क्या घटेगा? हाँ, अगर अल्फा ऋणात्मक हुआ, ऋणात्मक, तो ये जो प्लस लगा है, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। बोलो हाँ, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। और उस समय अगर आप ताप बढ़ा रहे हो, उस समय अगर आप ताप बढ़ा रहे हो तो वो प्लस में नहीं जाएगा, वो किस में जाएगा? माइनस में। समझ गए ना? उस समय आप ताप बढ़ा रहे हो तो वो माइनस में जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे क्रेडिट कार्ड से लोन ले लो, जितना ज़्यादा क्रेडिट कार्ड से लोन ले लो, बाद में उतनी बैंड बचती है बैंक खाते में। समझ गए ना? उतना ही जोर का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो आप तापमान बढ़ा दोगे और अल्फा नेगेटिव है तो जो प्रतिरोध है वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यही होता है अर्धचालकों में। किस में होता है? अर्धचालक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये अर्धचालक होते हैं। इनका जो अल्फा होता है बच्चों निगेटिव होता है। क्या होता है? अल्फा। मतलब इनका प्रतिरोध ताप गुणांक पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव होता है। तो उनमें अगर ताप आप बढ़ाते जाते हो तो प्रतिरोध क्या होता जाता है? कम होता जाता है। मतलब वो गर्मी में मस्त काम करते हैं, गर्मी में वो मस्त काम करते हैं और ठंड में अकड़ जाते हैं। समझ में आया? तो मैंने दो चीज़ के लिए बता दिया है, एक चालक के लिए, एक अर्धचालक के लिए। चालक के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, तो तापमान बढ़ाओगे तो अल्फा भी बढ़ेगा, अल्फा लपेटे में इसके साथ बढ़ जाएगा और फाइनल प्रतिरोध बढ़ के आएगा। मगर अर्धचालकों के लिए अल्फा क्या होता है? नेगेटिव। तो जो प्रतिरोध आएगा वो घट करके आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया मिश्रा जी, क्लियर हो गया? अच्छे से क्लियर हो गया? तो भैया ये है तापमान के साथ प्रतिरोध का परिवर्तन। ये ग्राफ बना हुआ है, ये थ्योरी लिखी हुई है, बिल्कुल सेम टू सेम। प्रतिरोधकता का भी परिवर्तन बिल्कुल सेम टू सेम है। बस मैं लिख देता हूँ, प्रतिरोधकता T डिग्री सेंटीग्रेड पर, प्रतिरोधकता कह लो या विशिष्ट प्रतिरोध कह लो, बराबर प्रतिरोधकता काय पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 प्लस अल्फा टी। ग्राफ के नाम पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे रो टी आ जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा और यहाँ पे रो जीरो आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल जैसे का वैसे ही व्यवहार है, कोई दिक्कत? चलो भाई, तो जल्दी से इसको छाप लो भैया। ये है तापमान के साथ प्रतिरोध का परिवर्तन, तापमान के साथ प्रतिरोधकता का परिवर्तन, तापमान के साथ प्रतिरोध का परिवर्तन एवं तापमान के साथ प्रतिरोधकता का परिवर्तन। चलिए लिखिए, प्रतिरोध ताप गुणांक को परिभाषित कीजिए। प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? मन में फीलिंग ले आए भैया, प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? तो ये वाली लाइन पकड़ो, ये वाली लाइन पकड़ते हैं। तो ये वाली लाइन पकड़ करके ऊपर ले गए। क्या है ये लाइन? आर टी बराबर R0 ब्रैकेट में R0 अल्फा डेल्टा टी, तापमान में परिवर्तन। बोलो हाँ। इसको R0 के यहाँ ले जाओ तो ये क्या हो गया? आर टी माइनस बराबर R0 अल्फा डेल्टा टी। अल्फा बस को रोक लो भैया, आर टी माइनस कितना? R0 अपॉन कितना? और क्या है? डेल्टा टी। समझ में आया? तो भैया देखिए बन रहा है, परिभाषा बन गई। प्रति एकांक शुद्ध प्रतिरोध 0 डिग्री पर प्रतिरोध एवं प्रति एकांक तापमान परिवर्तन। प्रति लगा दिया हिंदी में, मतलब वो कहाँ पहुँच गया? अपॉन में। अरे प्रति एकांक लगा दिया मतलब कहाँ पहुँच गया? अपॉन में चला गया, बटे में चला गया। तो प्रति एकांक शुद्ध प्रतिरोध एवं प्रति एकांक तापमान परिवर्तन के लिए जो अंतिम प्रतिरोध और प्रारंभिक प्रतिरोध का जो अंतर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध ताप गुणांक। समझ गए ना? इसकी परिभाषा अगर बुक में लिखी हो तो मैं देख के बता देता हूँ, थोड़ी सी अच्छी परिभाषा आपको बुक से मिल जाएगी, तब तक आप ये नोट करें। पहले नोट कर लो, ये प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा है, परिभाषा अपन देख रहे हैं, मिल गई परिभाषा। ठीक है, लिखिए परिभाषा लिखिए। देखो भैया कुल मिला के क्या हो रहा है?
आप एक तरीके से अगर इसको कर दो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने डिग्री सेंटीग्रेड कर दो? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो क्या आएगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन करने पर ये डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में? इसके सापेक्ष। किसी चालक का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से परिवर्तित किए जाने पर, किसी चालक का तापमान से परिवर्तित किए जाने पर प्रारंभिक प्रतिरोध के सापेक्ष, कौन बैठा है नीचे? प्रारंभिक प्रतिरोध के सापेक्ष उसके प्रतिरोध में जितना परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन ही तो है ना, उसे क्या बोलेंगे? प्रतिरोध ताप गुणांक। बोलो चमका नहीं चमका? चलो लिखो भैया फिर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लो, और मजे की बात कर दी इसने तो 1 ओम दे दिया, मजा आ गया। हाँ मतलब क्या दे दिया भैया? R0 बराबर 1 ओम। R0 बराबर कितना? 1 ओम। और डेल्टा T बराबर कितना? तापमान में परिवर्तन 1 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना हुआ? बोलो 1। मतलब प्रारंभिक प्रतिरोध भी कितना? 1 ओम। और तापमान में परिवर्तन कितने डिग्री सेंटीग्रेड? तो नीचे वाली पूरी पार्टी 1 हो गई। बोलो हाँ। तो ऊपर जो परिवर्तन आएगा वही क्या होगा? प्रतिरोध ताप गुणांक। लिखो। तो परिभाषा बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लिखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ओम प्रतिरोध वाले तार को, 1 ओम प्रतिरोध वाले तार का तापमान, प्रतिरोध वाले तार का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने पर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है, उसके प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे तार की धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। उसे तार की धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। उसे तार की धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। बोलो आ गया समझ में? चलो जी। तो तार की धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं, जो वृद्धि होती है उसे तार की धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। अब देखो भैया इसकी इकाई बहुत ही सिंपल है। इसकी इकाई अल्फा इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू बोलो कितना? डेल्टा T। बेटा ये पूरा का पूरा प्रतिरोध आएगा कि नहीं आएगा? मतलब ये किस में आएगा? ओम में आएगा। किस में आएगा? और नीचे वाला भी किस में आएगा? ओम से ओम। केवल नीचे बचा तापमान का परिवर्तन। तापमान क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको पलट दो क्योंकि नीचे है, तो इसकी इकाई क्या होगी? डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। क्या होगी? डिग्री सेल्सियस इनवर्स। लिख लो। डिग्री सेल्सियस इनवर्स बोलो या प्रति डिग्री सेल्सियस बोलो, है ना? जैसे मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर नहीं बचेगा तो कौन बचा? प्रति सेकंड बचा। तो ये क्या लिखा गया? इसको इंग्लिश में, हिंदी में -1 पावर को बोलते हैं प्रति। तो क्या लिखा जाएगा? प्रति डिग्री सेल्सियस, या बेस्ट है यही लिख लो। बोलो आया क्या समझ में? नहीं आया? हाँ। अब भैया देखो, अब एक और परिस्थिति है, बहुत मस्त वाली परिस्थिति, जिसे हम बोलते हैं अति चालकता। क्या बोलते हैं? अति चालकता। लिखिए भैया, अति चालकता किसे कहते हैं? अति चालकता क्या होती है? अति चालकता क्या है? देखो जरा, ये देखिए, अति चालकता की बात की जाए, ये अपने पास कौन सा है? टेम्परेचर स्केल है। बोलो है कि नहीं है? ये टेम्परेचर वाला पैमाना है। और ये क्या है? प्रतिरोध वाला। बोलो हाँ। बेटा मेरे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ तो प्रतिरोध है, 2 ओम, 3 ओम, 10 ओम, हाँ या ना? अब जैसे अभी तापमान बढ़ा रहे थे धातुओं का, किसका?
अब अगर तापमान घटाओगे तो ये ग्राफ काल्पनिक रूप से किधर की तरफ बढ़ेगा? पीछे की ओर। बोलो हाँ। अब अगर एक ऐसा तापमान ऋणात्मक तापमान, कौन तापमान? ऋणात्मक तापमान आएगा, ऋणात्मक आएगा, जिस पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 0। प्रतिरोध कितना हो गया? देखना भैया, प्रतिरोध कम होते होते कहाँ पे चिपक गया? 0 पे चिपक गया। समझ में आया? तो ये घटना जो कहलाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? अति चालकता। क्या कहलाती है घटना? अति चालकता। बनाइए इसको भैया डायग्राम को। ऐसा कौन सा तापमान है यार? कई तापमान है, अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग तापमान है, परंतु ये तापमान इतने ज़्यादा फिजिबल नहीं है, इतने आरामदायक नहीं है कि इनको हम अपनी ज़िंदगी में, आम जिंदगी में उत्पन्न कर सकें। इतने कम तापमान, बहुत भयंकर वाले फ्रीजर लगेंगे। समझ गए? तो भैया यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? प्रतिरोध 0 हो रहा है। समझ गए ना? तो कम तापमान पर लिखो, अत्यंत न्यून तापमान पर चालकों के प्रतिरोध 0 होने की घटना को अति चालकता कहते हैं। अत्यंत न्यून तापमान पर प्रतिरोध को 0 होने पर, 0 होने की, 0 होने की घटना के 0 होने की घटना अति चालकता कहलाती है। ठीक है? चालकों का प्रतिरोध 0 हो जाएगा भैया। देखो, और कल मैंने बताया था कि चालकता, चालकत्व बराबर क्या होती है? 1/, प्रतिरोध। बोलो हाँ या ना? अब भैया अगर रेजिस्टेंस 0 हो गया तो चालकत्व कितना हो जाएगा? अनंत। कितना हो जाएगा? अनंत। मतलब इलेक्ट्रॉन सरपट भागेगा, एकदम बेहतरीन। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन कैसा भागेगा? बहुत तेज भागेगा, सरपट भागेगा। तो लिख लो, चालकत्व अनंत हो जाएगा। अनंत हो गया। ठीक है? तो चलो समराइज करते हैं। बोलो, तापमान बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। धातुओं का प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रतिरोधकता बढ़ेगी। प्रतिरोधकता, अरे भैया वही रो वाला फॉर्मूला यार, तापमान बढ़ेगा तो बढ़ेगी। हाँ, धातुओं के लिए अल्फा का मान क्या होता है? धनात्मक कि ऋणात्मक? अल्फा धनात्मक। धातुओं के लिए क्या होता है? अर्धचालकों के लिए ऋणात्मक। अर्धचालकों के लिए तो भैया ग्राफ उल्टा चलेगा। अर्धचालकों के लिए मतलब, हाँ मतलब इसको उल्टा कर दो। ये शुरुआत में ज़्यादा रहेगा, शुरुआत में क्या रहेगा, और जैसे जैसे तापमान बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? कम होगा। तो रेखा तो बनेगी मगर स्लोप उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस। आई बात समझ में ना? तो भैया मैं पूछ रहा था, अर्धचालकों के लिए अल्फा का मान ऋणात्मक, तो तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध, हाँ हम तो उल्लू बना रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। प्रतिरोधकता घटेगी। प्रतिरोधकता घटेगी। समझ गए ना? ऐसे बोलो, ये तरीके हैं अपने अपने। तो तापमान, अर्धचालकों का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोधकता घटेगी। समझ गए ना? तापमान बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोधकता बढ़ती है। समझ गए ना? तो इसलिए ये देख रहे आपका दिमाग कितना एक्टिव है। हमने करा है ऐसे, बोले सब बढ़ा दो कोई मतलब ही नहीं है। चलो भैया ठीक है, तो आज के लिए इतना ही समाप्त करते हैं। दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।